जय हिंद साथियों, भारतीय संविधान की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 31, वैसे तो आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो आप सब ने पढ़ा है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 31 को समाप्त कर दिया गया और उसे 300A के तहत अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मतलब संपत्ति के मामले को लेकर आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब उसके बाद में 31A, 31B, 31C और 31D ये हमें पढ़ने हैं। कल आपने शायद 31A, B और C तक पढ़ लिया था, आज हमें D पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं 31A में क्या बात कही थी। 31A में क्या बात कही गई थी कि जनहित के लिए यदि संपत्ति का अर्जन करना हो तो राज्य जनहित के लिए संपत्ति का अर्जन कर सकता है। यदि मान लो राज्य सरकार ये कहती है कि भाई हमने नीति निर्देशक तत्वों में, तो जैसे नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि भाई साहब हम जनता के जन कल्याण के लिए सबको जो है वो रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, भौतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी न्यायपूर्ण वितरण करेंगे। तो यदि किसी के पास जमीन ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो सरकार ने कहा कि यदि हम जनहित में किसी से जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि हम जनहित में किसी से जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो 31A के तहत हम उससे जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। क्लियर? ये 31A में बात कही गई थी। और 31B में ये बात कही गई थी कि इस संबंध में हम जो भी कानून बनाएं, किसी की जमीन अधिग्रहण करें, संपत्ति का अधिग्रहण करें, तो हम जो भी कानून बनाएं उन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा और 31A और 31B को कभी भी न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है 31A और B की वजह से काफी समस्याएं आई थी। बोले कि साहब ये तो न्यायपालिका की हत्या हो गई, ये तो न्यायपालिका की क्या हो गई, हत्या हो गई। इसे आपने देखा है कि प्रोफेसर सिब्बललाल सक्सेना ने कहा कि यह पूंजीवाद का घोषणा पत्र है ना। इसी प्रकार हमारी संविधान सभा की एक सदस्य थी बेगम अय्याज रसूल, उन्होंने कहा कि यह तो संविधान पर एक काला धब्बा है। पूरा आर्टिकल 31 ही हमारे संविधान पर काला धब्बा उन्होंने कहा था। तो साथियों अब देखिए आर्टिकल 31C, 31C में क्या बात कही। 31C में यह बात कही थी कि 39B व 39C इन दोनों नीति निर्देशक तत्वों को हम मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देंगे। मतलब हम यदि कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो 39B और C को हम मूल अधिकारों पर यानी भाग 3 पर क्या देंगे, वरीयता देंगे। तो क्या कहा कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा 39B और C को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता की बात कही थी। 31C को 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। और 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को और पेंशन को समाप्त कर दिया गया। और जब आपको पता है कि राजा महाराजा को आजादी के बाद में पेंशन मिल रही है, घर बैठों को मान लो अच्छी पेमेंट मिल रही है, पहले तो उनसे साम्राज्य ले लिया है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया कि भाई साहब आपका देखो महल आपका पड़ा रहेगा और आपको पेंशन मिलती रहेगी, ना तलवार चलानी ना भाला चलाना, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, मजे से रहिए। वो बेचारे खुश हो गए। अब उनसे प्रीवी पर्स और पेंशन भी ले ली है ना। तो ऐसे में जो आपने पढ़ा है कि माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद के जरिए उन्होंने 26वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया है ना। 26वें संविधान संशोधन को क्या किया, चैलेंज किया। इसी प्रकार से बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और कवासजी रुस्तम बनाम भारत संघवाद के अंदर बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई कि बैंक तो पहले निजी संपत्ति थे, इनको सरकार अपने अंडर में क्यों ले रही है। केशवानंद भारतीवाद जगह जगह पे आ रहा है। 1973 में 24वें, 25वें और 26वें संविधान संशोधन को
चुनौती दी गई और चुनौती खारिज कर दी गई। क्या कर दी गई? चुनौती खारिज कर दी गई। क्यों? और वहीं पर आपको पता है कि आधारभूत संरचना वाली बात कही थी केशवानंद भारतीवाद में कि संविधान संशोधन न्याय जो विधायिका चाहे तो किसी भी भाग का कर सकती है। संविधान संशोधन करने की शक्ति न्याय व्यवस्थापिका विधायिका की अनंत है। विधायिका की संविधान संशोधन करने की शक्ति अनंत है। वो किसी भी भाग का संविधान संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना का भी कर सकती है ना, वो किसी भी भाग का कर सकती है, प्रस्तावना का भी कर सकती है और मूल अधिकारों में भी कर सकती है, नीति निर्देशक तत्वों में भी कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और जनवरी 1977 में लागू हुआ था। 31C में यह कहा कि मौलिक अधिकारों के ऊपर आपने पहले पढ़ा है कि 39B और C को प्राथमिकता दी जाएगी। अब का ना सिर्फ 39B C को प्राथमिकता दी जाएगी बल्कि पूरे नीति निर्देशक तत्वों को यानी भाग 4 को भाग 3 पर वरीयता दी जाएगी। यानी नीति निर्देशक तत्व ये ज्यादा प्रभावी रहेंगे किस पे? मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कह दी गई थी साथियों। अब आया अनुच्छेद 31D। 31D में 1977 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जिसको बोला गया अनुच्छेद 31D, जिसमें कहा गया कि यदि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि या राष्ट्र विरोधी संगठन तैयार कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि आपातकाल के दौरान और उससे पहले पूरे देश में व्यापक स्तर पर जयप्रकाश नारायण के द्वारा आपको पता है कि एक आंदोलन चलाया गया था, है ना, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ में था और बाद में मोरारजी देसाई भी उस आंदोलन में मिल गए थे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। आपको पता है कि 1971 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध का। अभी ये आपातकाल समाप्त नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने 25 जून 1975 को दोबारा आपातकाल लगा दिया। तीसरी बार लगा था कुल। पहला लगा था कब? भारत चीन युद्ध में। दूसरा कब लगा? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में। और 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल में आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? आपातकाल में आपातकाल लगा दिया, ताकि देश के अंदर जो है वो बोले कि साहब आंतरिक अशांति के कारण हम जो है क्या कर रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं, आंतरिक असंतोष के आधार पर। अब बात यह है कि उस वक्त आपको पता है कि मतलब सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आंदोलन खड़े हो गए थे और ये हम बाद में पढ़ेंगे। काफी वाद हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर वाद चला था, इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती मिली थी। उसके बाद में उस चुनौती के अंदर क्या है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आ गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल रही थी, है ना, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने और पूरे देश के अंदर जो अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए दूसरा आपातकाल लगाया। अब कोई पूछे दूसरा क्यों लगाया जब पहला लगा हुआ था? उसमें भी एक कहानी है। पहला आपातकाल लगा था बाह्य आक्रमण के आधार पर और जब बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निलंबन नहीं होता। तो उस 1971 वाले आपातकाल लगा हुआ था, लेकिन लोग वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो थी। तो लोग क्या कर रहे थे? सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संगठन बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो सरकार ने 1975 में आपातकाल लगा दिया। किस वजह से लगाया? आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया गया। बोले कि साहब अंदर से कुछ। तो साथियों अभी मैं बात कर रहा था कि जो 1971 में आपातकाल होने के बावजूद आर्टिकल 19 को निलंबित करने के लिए, आर्टिकल 19 क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे निलंबित करने के लिए 25 जून 1975 को
दूसरा आपातकाल लगाया और 31D में यह बात जोड़ी गई कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां यदि कोई कर रहा है या राष्ट्र विरोधी संगठन कर रहा है तो उनको नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानून को, उनके लिए बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उनकी इसके लिए बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर है ये? अच्छा, अब देखिए, अब ऐसे तो राष्ट्र विरोधी के नाम पे आप किसी को भी जेल में डाल दोगे भाई। कोई कहेगा साहब सरकार का ये काम ठीक नहीं है, अखबार में कुछ निकाल दे, बोले साहब ये तो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, इसका तो दुरुपयोग हो सकता था ना। चलो उस वक्त सदुपयोग था या दुरुपयोग था, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य के लिए यदि हम बात करें तो 31D आर्टिकल के आधार पे कोई भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो फिर खत्म ही हो जाएगी। तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जैसे इंदिरा गांधी की सरकार गई, मोरारजी देसाई आए, उन्होंने सब वो काम करने शुरू किए जो इंदिरा गांधी ने पहले किए थे। नहीं, उन सब कानूनों को निरस्त करना शुरू किया जो काम इंदिरा गांधी ने किए थे। इंदिरा गांधी ने जो जो कानून बनाए साहब उन सब को खत्म करो, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में 31D को समाप्त कर दिया 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नाम पे कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, ये हमारा आर्टिकल 31 जो था ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे भाई, आपको इतने सारे अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों का हनन हो जाए तो क्या करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपके पास में संविधान ने आपके मूल अधिकार का हनन होने पर उपचार हेतु क्या क्या व्यवस्थाएं की है, उस अधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई, हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया, किसी ने कह दिया तू बोल नहीं सकता, तू अभिव्यक्त नहीं कर सकता अपनी बात को, तेरे साथ हम ऊंच नीच के भाव रखेंगे, हम समानता नहीं रखेंगे, तेरे को हम स्वतंत्रता नहीं देंगे या तेरे धर्म पर आघात करेंगे। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, हमारे मूल अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो हम कहां जाएंगे, ये बात सारी की सारी व्याख्या की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो अधिकारों का अधिकार है ये, सभी अधिकारों की रक्षा हेतु 32(1) में कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय इनकी रक्षा के लिए याचिकाएं जारी करता है। याचिकाओं का मतलब है रिट, याचिकाओं का मतलब है रिट। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, याचिकाएं जारी की गई है। 32(2) में यह बात कही है कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है। मूल अधिकारों का हनन होने पर कितने प्रकार की? 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है, जिसमें सबसे पहली याचिका है हीबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी ने बंदी बना लिया, फिल्मों में देखते हो कई बार कोई आदमी है उसको गायब कर दिया गुंडों ने, वो बेचारा घूमता फिर रहा है, दूसरा भाई उसका भाई या उसके परिवार वाले कि हमारा फला आदमी कहां है, थाने में चक्कर काट रहा है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट में सीधे जा नहीं सकते, वो बेचारे रोते फिर रहे नेताओं के घर पे, नेताओं के साथ में गुंडों को नेताओं का संरक्षण है, वहां भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करें। ऐसी मजबूरियां फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो फिल्मों में दिखाते हैं। एक्चुअल में यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप कहीं मत जाइए, सीधा हाई कोर्ट जाइए। कहां जाइए? हाई कोर्ट, और वहां पर वकील से याचिका लगवा दीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। दुनिया में कहीं भी वो बंदी है उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित कीजिए, यदि वो मरा नहीं है तो उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित कीजिए यदि मरा नहीं है। शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, है ना। कहते कि साहब हमने उपस्थित कर दिया, बोले कहां है, बोले ये है, कहां है यहां, बोले ये आत्मा है, बोले शरीर, बोले शरीर नहीं है। अरे ऐसे नहीं, सशरीर उपस्थित कीजिए जिंदा उस व्यक्ति को वहां पर। आई बात समझ में? और या मृत्यु हो गई है तो वो बताइए। यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से किसी ने बंधक बना लिया, किसी ने भी बना लिया, सरकार ने बना लिया, पुलिस ने बना लिया, गुंडों ने बना लिया, तो इस स्थिति में न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण या हीबियस कार्पस याचिका जारी करता है। यह सरकार और निजी व्यक्ति, भाई सरकार ने किया है,
मान लीजिए अभी तक ना कोई आरोप है, कानून के तहत उसे बंदी बनाने का है नहीं, उसके बावजूद सरकार ने बनाया है, किसी व्यक्ति ने बनाया है, किसी संस्था ने बनाया है, किसी के खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है कि भाई हमारा फला आदमी गायब चल रहा है, पता करके बताइए वो कहां है, उसको न्यायालय में पेश कीजिए। आई बात समझ में? आपने देखा था कि गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार थे आर्टिकल 20 में, तो वहां पर क्या कई बार, भाई देखो हर चीज कानून से भी नहीं, कुछ चीजें अलग भी होती है। कई बार किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को उठाया और थाने में डाल दिया, ना मुकदमा दर्ज है ना कोई और है, और उसके घर वाले कहे कि साहब इसको आप बताइए, वारंट लाइए, बोले कोई वारंट नहीं, ये चुप हो जाओ। ऐसे में वो हाईकोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारे उस व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बनाया है, उसे न्यायालय में पेश कीजिए। यह सरकार और निजी व्यक्ति और संस्था किसी के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। नोट, यही याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी एक व्यक्ति को किसी ने बंदी बना लिया, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया साथियों, उसे गुलाम बना लिया बेचारे को, है ना, तो उसके लिए यह याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अब देखिए एक वाद था, आपको पता है कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने, और उस वक्त आर्टिकल 31D के आधार पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अंदर डाल दिया था। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी और जेल में डाल दिया था। बोले साहब आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। मामला अलग था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बाद में न्यायालय में होना था, लेकिन एक बार उनको जेल में डाल दिया। अब वो लोग गए, ये नाम असल में शशिकांत शुक्ला लिखा हुआ है बहुत सी बुक्स में, लेकिन असल में ये नाम था शिवकांत शुक्ला। क्या नाम था? शिवकांत शुक्ला। कोई बात नहीं, हमें वाद पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग गए कि इन लोगों को जेल में बंदी बना रखा है अवैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से इन्हें बंदी बना रखा है, इन्हें मुक्त करवाइए। तो एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, इसमें वादी जो थे वो शशिकांत शुक्ला थे और प्रतिवादी था एडीएम जबलपुर। आगे बात समझ में? और ये वाद पहले पेश हुआ हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो इन लोगों को बंदी बनाया है, जो जेल के अंदर डाले गए हैं, ये अवैधानिक है, इन्हें मुक्त किया जाए। लेकिन मुक्त नहीं किया गया। वो लोग गए सबके सब सुप्रीम कोर्ट में। वो सब कहां गए? सुप्रीम कोर्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस मुकदमे में फैसला यह आया कि याचिका खारिज की जाती है, याचिका खारिज की जाती है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भले ही हाईकोर्ट ने कह दिया हो कि नहीं साहब वो बंदी बनाए हैं वो अवैधानिक है, लेकिन नहीं, सरकार ने सही बंदी बनाए हैं, कानून के तहत बनाए हैं, और याचिका को खारिज कर दिया गया। पूरे देश में यह मामला उठ खड़ा हुआ कि इसका मतलब तो यह हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के नाम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो खत्म ही हो गई, है ना। इसको हीबियस कार्पस वाद के नाम से जाना जाता है, हीबियस कार्पस वाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत विवाद उठा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं, तो न्यायालय भी आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। चलिए, अब इसके बाद में अगली जो रिट है उसका नाम है परमादेश। परम आदेश, एक होता है मित्र, सामान्य मित्र, एक होता है परम मित्र, बड़ा खास मित्र, एक होता है आदेश, सामान्य आदेश, एक होता है परम आदेश, है ना। आत्मा तो पूरी दुनिया में घूम रही है, आत्माएं तो सब में ही है, परम आत्मा बहुत तकड़ी वाली आत्मा, है ना। आदेश में परम आदेश आ गया, मतलब आदेश तो कुछ तकड़े वाला ही है। आदेश तो क्या है? कुछ तकड़े वाला ही। अब कौन सा तकड़े वाला है? किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे कर्तव्य पालन करवाने के लिए न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। आप जा रहे हैं नगर पालिका के अंदर कि साहब हमारे पास में एक उद्यान है, गार्डन है, और कुछ लोगों ने वहां पे कब्जा कर रखा है, उसको बंद करके बैठे हैं। आप गए ईओ साहब के पास में और वहां पे आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। अब साहब ईओ साहब को आपने कहा 10 बार कह दिया,
बार बार नोटिस जारी हो जाता है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अब आप जाइए सीधे कहां, हाई कोर्ट। बोले साहब अतिक्रमण हो रहा है, हमारे मूल अधिकार का हनन है, हमारे मूल अधिकार का हनन है, और ईओ साहब कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो परम आदेश जारी करेगा हाई कोर्ट कि ईओ साहब क्या बात है, हम आपको आदेश देते हैं कि फटाफट वो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शुरू करें। तो ये परम आदेश किसी प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ये किसके लिए है? ये निष्क्रिय को सक्रिय करती है। यो साहब सो रहे थे, आप जाके रो रहे थे, वो आराम से सो रहे थे, आपकी सुनवाई नहीं थी, है ना, सुनवाई नहीं थी ना, वो निष्क्रिय पड़े थे आराम से। यार रोज रोज आ जाता है, आके कहता है अतिक्रमण हटाओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या करेगा तू पार्क में घूम के? लेकिन भैया आपका अधिकार है। अब हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट आपके क्या करेगी, याचिका की सुनवाई करेगी और निष्क्रिय को सक्रिय करने का कार्य करेगी। अब ये आदेश किस किस को जारी नहीं कर सकते? राष्ट्रपति। आप जाके कहें कि राष्ट्रपति महोदय को मैंने मृत्युदंड के खिलाफ जो है दया याचिका लगाई है, राष्ट्रपति महोदय मेरी बात की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना तो मेरी याचिका खारिज कर रहे, ना मुझे मृत्युदंड से मुक्ति दे रहे, राष्ट्रपति को आदेश दे दीजिए। अरे भाई राष्ट्रपति तो महामहिम है, राष्ट्रपति तो महामहिम है, उनको आदेश कौन देगा? तो राष्ट्रपति महोदय को आप परमादेश जारी नहीं कर सकते। राज्यों के राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति महोदय है, वैसे राज्यों में राज्यपाल भी तो सुपर बॉडी है या नहीं है? तो उनको भी यह आदेश आप जारी नहीं कर सकते। कोई निजी व्यक्ति है, आपने कहीं से मोबाइल खरीदा, आपने उसको ऑर्डर दिया कि भाई साहब मोबाइल मेरे को लाके दे देना, बोले वो बोला मैं सोमवार को ला दूंगा, सोमवार को गए, वो बोला मैं बुधवार को ला दूंगा, आपने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे उसने लिए नहीं है, बस आपको गोली दिए जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब 15 दिन बाद में आ जाना, भाई साहब 10 दिन बाद में आ जाना, आप हाई कोर्ट चले गए, बोले भाई साहब दुकान वाला मेरे को गोली दे रहा है और उससे मेरा मोबाइल मंगवाइए, वो लाके दे मेरे को टाइम से। हाई कोर्ट आपकी याचिका स्वीकार नहीं करेगी। निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भी याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर किसी की विवेकाधीन शक्तियां हैं, अब सपोज कीजिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी पद पर बैठे व्यक्ति को विवेकाधीन मिले हुए हैं, कानून के तहत नहीं है, या आप मर्जी से ऐसा कर सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार मिलते हैं ऐसे अधिकार भी, और आप कह रहे हैं नहीं साहब मैं कह रहा हूं वैसे ही कीजिए, नहीं कर रहे, आप हाईकोर्ट चले गए, तो वहां पे भी आपकी याचिका स्वीकार नहीं होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि वह अपने न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, न्यायिक क्षेत्र में, और आप उसको कहें नहीं ऐसे कार्य कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले आए, ऐसा नहीं होगा। संविदा की बाध्यता है, आपके घर के पास पुल बन रहा है, टेंडर हुआ है 1 साल में पुल बनाना है, आप बोले मुझे तो 3 महीने में पुल चाहिए, तू कौन है? बोले मैं नागरिक हूं, है पुल मेरा मूल अधिकार है, आप हाईकोर्ट चले गए, बोले साहब उस कंपनी को कहिए ना 3 महीने में पुल बना दे। अब कंपनी का हमारे पास में संसाधन नहीं, हमारा टेंडर 1 साल का हुआ है, पैसा आपने उसी चीज का लिया है, तो टेंडर जहां पे होते हैं, संविदाएं होती है, वहां पर बाध्यताएं फिक्स है, समय की, काम की, पैसे की, वहां पर आपका परमादेश लागू नहीं होगा। तो हिबियस कार्पस और परमादेश दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परमादेश जिसको मैंडेबस कहते हैं, ये निष्क्रिय को सक्रिय करने का काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, जस्टिस, उन पे ये लागू नहीं होता। अब 2 याचिकाएं हैं जिनमें आपके बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन वो कंफ्यूजन हम आपका एंड में दूर कर देंगे। पहले दोनों पढ़ा दें, उसके बाद उस कंफ्यूजन को हम क्या कर देंगे, दूर। एक तो है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, है ना, एक है उत्प्रेषण। ये दोनों याचिकाएं मिलती जुलती सी है, इसमें आपके कंफ्यूजन होगा। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना या निषेध करना, और उत्प्रेषण का मतलब यह रोक के अपने पास मंगवाना। यह उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जिला न्यायाधीश है और वहां पर आपका कोई केस चल रहा है और वाद उस स्तर पर पहुंच गया जहां उसका जिला न्यायाधीश का काम ही नहीं है, वो मामला ही संवैधानिक बिंदुओं का है, जहां पे कोई संवैधानिक बिंदु फंसा हुआ है, तो वहां पर जिला न्यायाधीश क्या करेगा भाई, या तो हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाई जब कोई संवैधानिक बिंदु
यदि फंसा हुआ है किसी मुकदमे में तो उसका अधिकार नहीं है, फिर भी जिला न्यायाधीश कह रहा है नहीं इस मुकदमे में ये पेश कीजिए वो पेश कीजिए, आपका टाइम पास कर रहा है, आप चले जाइए हाई कोर्ट। तो उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को ये याचिका जारी की जाती है। यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है। ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट से मामला कह देगी एक बार रोकिए, आपका यह काम नहीं है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए ये प्रतिषेध याचिका जारी कर दी जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? भाई ऊपर वाली कोर्ट है वो नीचे वाली कोर्ट को कह रही है कि भाई साहब इतना आपका काम का लेवल नहीं है ना, ये काम हमारा है, आप इस काम को छोड़िए और इसे एक बार रोक लीजिए, फैसले को हम देंगे इस पे का फैसला। पहले हम क्लियर तो करें कि किस कानून से आपको फैसला देना है। अब आया जिसको बोलते हैं सेरिटोररी जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण। यह भी उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है ना। भाई बड़े वाली कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो छोटे वाले न्यायालय को जारी करेगी। यह भी निम्नतर न्यायालय को जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्य कर रहा है उसके लिए जारी की जाती है। हो गया ना कंफ्यूजन यार, उसमें भी है इसमें भी है, बताऊंगा अंतर क्या है। इसके तहत उच्चतर न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवा देता है। ठीक है, अब देखिए यहां समझ में, यह निम्नतर न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दी है तब जारी की जाती है। निम्नतर न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया और वो हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा, ठीक है, और वो उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं था, फिर भी उसने फैसला दे दिया छोटे वाली कोर्ट ने, तो बड़ी कोर्ट फैसला होने के बाद उसको अपने पास में मंगा सकता है। थोड़ा ध्यान देना, फैसला होने के बाद निम्न कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दो और उसका काम ही नहीं था वो उस पर फैसला देने का, तो ऊपर वाली कोर्ट कहेगी रुकिए, कोई फांसी न कोई वांसी, एक बार आप इस मामले को हमारे पास में भेज दीजिए। उत्प्रेषण याचिका काम खत्म होने के बाद, मतलब निम्न वाली कोर्ट है उसके फैसले के बाद में जो है वो याचिका स्वीकार की जाती है। और जो आपने अभी पढ़ा है प्रतिषेध, वो याचिका कार्य के दौरान याचिका जारी की जाती है। जैसे आपके खिलाफ किसी ने कोई मुकदमा दायर किया है छोटी कोर्ट में, जिला कोर्ट में, है ना, और वो मुकदमा असल में इस प्रकार का है जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित या कोई संवैधानिक बिंदु से संबंधित कोई वाद है और वो कोर्ट आपके मामले की सुनवाई कर रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है। आप बोलोगे भाई साहब आपका ये काम ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट में अभी नियम ही फिक्स नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो केस चलने के दौरान ही हाई कोर्ट अपने पास में मामला मंगा लेगा, उसे हम कहेंगे प्रतिषेध। क्या कहेंगे? प्रतिषेध। अब आप समझिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये इधर है प्रतिषेध और इधर है उत्प्रेषण। दोनों में ही ऊपर उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है, लेकिन यह देता है कार्यवाही के दौरान। कब? कार्यवाही के दौरान ये फैसले देता है और ये देता है कार्यवाही के बाद। कार्यवाही या आप ये कहें निर्णय के बाद में, ठीक है। किसी निम्न कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप उस फैसले के खिलाफ ऊपर जा रहे हैं या फैसले के खिलाफ सीधे कोर्ट में चले गए और ऊपर वाली कोर्ट ने उस मामले को अपने पास में मंगा लिया, फैसले पे क्या लगा दी? रोक लगा दी। निम्न कोर्ट के फैसले पे क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो वो है उत्प्रेषण। और निम्न कोर्ट सुनवाई कर रहा है जो उसका काम नहीं था, तब मामला आप लेके गए ऊपर वाली कोर्ट में, वो है प्रतिषेध। समझ में आया? दोनों ही याचिकाएं न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय मतलब ऊपर वाला न्यायालय निम्न न्यायालय को याचिका जारी करता है। क्लियर हुआ ये बात? अब एक बात सोचने की है, उत्प्रेषण याचिका, उत्प्रेषण याचिका क्या सिर्फ न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी की जाती है? 1991 से एक सिस्टम डाला कि ये कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। प्रतिशत नहीं, प्रतिषेध व उत्प्रेषण। प्रतिषेध
व उत्प्रेषण दोनों याचिकाएं न्यायिक संस्थाओं को जारी की जाती है। प्रतिषेध याचिका कार्य करने के दौरान, जबकि उत्प्रेषण याचिका कार्य की समाप्ति के बाद में जारी की जाती है। क्लियर हुआ? अब इनको थोड़ा सा आप इन पॉइंट्स के बेस पे देख लीजिए। प्रतिषेध, इसमें निम्नतर न्यायालय को केवल रोका जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है, काम करने के दौरान ही रोक सकते हैं, है ना। सुनवाई के दौरान ही जारी की जाती है। कौन सी? प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन कार्य के दौरान ही जारी की जाती है। समझ में आ गई बात? आप पेपर लिख रहे हैं उसी वक्त रोक दें, वो तो है प्रतिषेध। आपने पेपर कर लिया उसके बाद हम कहें नहीं पेपर दोबारा करना है, वो है उत्प्रेषण। आ रही है बात समझ में? पेपर कर रहे हैं, उस दौरान हमने कह दिया भाई साहब ये पेपर आप गलत कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए, हम आपको पेपर दूसरा देंगे, वो तो क्या है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और सेरिटोरी या उत्प्रेषण क्या है? पेपर हो गया तब तक हम देखते रहे, बाद में बोला भैया पेपर ही गलत कर दिया है आपने, आज आपका बायोलॉजी का पेपर नहीं था, केमिस्ट्री का पेपर था। आई बात समझ में? तो वो क्या है? उत्प्रेषण। समझ गए दोनों में मेन अंतर? तो प्रतिषेध सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, ये न्यायपालिका के खिलाफ जारी की जाती है। और सेरिटोरी या उत्प्रेषण याचिका ये भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है। ये सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद जारी की जाती है। इसमें 1991 बाद में कार्यपालिका के खिलाफ भी आप जारी कर सकते हैं और न्यायपालिका के खिलाफ तो जारी की ही जा सकती है। अब है क्यो वारंटो, अधिकार प्रच्छा। क्यो वारंटो या अधिकार प्रच्छा। आई बात समझ में? अब क्यो वारंटो क्या है? ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है, उसके पास अब ये जो स्क्रीन अपने आप ऊपर गई है ना, एक मच्छर की ताकत है ना। मूल अधिकार सभी को ही है। अधिकार प्रच्छा क्या है? यदि कोई व्यक्ति प्रशासनिक या राजनीतिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यताएं नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठा है, कोई सरपंच है, वार्ड पंच है, जो भी है, और उसके लिए सरकार ने योग्यताएं कर रखी है 10वीं पास। ठीक, उसने झूठी कर आकर बोले मैं 10वीं पास हूं, फॉर्म भर दिया और वो जीत गया। अब आप उसको कह रहे हैं भाई साहब आप क्यों बैठे हैं इस पद पर, आप तो 10वीं पास है ही नहीं। वो बोला तू कौन है? आप गए एसडीएम साहब के पास, साहब ये 10वीं पास है ही नहीं। एसडीएम हाँ देखेंगे, आप जाओ अभी। कलेक्टर साहब के पास में गए, भाई साहब 10वीं पास नहीं है, सरपंच बन गया या फला उस पद पर बैठा है। बोले तू जा यार एक बार, बाद में हम कोई नहीं, आप एप्लीकेशन दे दो हम करेंगे। कोई नहीं कर रहा आपकी सुनवाई। आप चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आप इस पद पर बैठे हैं, आपकी योग्यताएं हमारे सामने पेश कीजिए, आपकी योग्यताएं हमारे सामने पेश कीजिए। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यताएं नहीं है, किसी व्यक्ति को लोकपाल बना दिया और उस पद के वो लायक ही नहीं है, तो उसके विरुद्ध ये याचिका जारी की जा सकती है। वह नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं की जाती, बल्कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। नियुक्त किसी ने कर दिया, उसके खिलाफ नहीं है कि तूने नियुक्त क्यों किया बताओ, नहीं, जिसको नियुक्त किया है उससे पूछेंगे तू नियुक्त कैसे हुआ है, तेरी योग्यता बता। आगे बात समझ में? तो उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता 5 प्रकार की याचिकाएं थी जिनके द्वारा आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमने संविधान में जनता को इतना कुछ दिया है, लेकिन यदि इतना कुछ दिया तो है, लेकिन भविष्य में वो जनता को मिलता रहे, यह तो निर्भर सरकार पे करता है, न्यायपालिका पे करता है। तो आपके यदि अधिकारों का हनन होता है तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है जो आपके अन्य अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? वहीं एक थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। और एक थे ठाकुर दास भार्गव, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना, जो प्रस्तावना आपने पढ़ी है,
प्रस्तावना संविधान का हृदय है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का हृदय है, आत्मा है, हृदय का था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय किसको कहा? संविधान की आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32। क्या रिट याचिका जारी करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार है? नहीं, ये हाई कोर्ट का भी अधिकार है। तो ताकत ज्यादा किसमें है? तो सब सोच लेते हैं यार सुप्रीम कोर्ट तगड़ी होती है तो ताकत जो है अधिकार क्षेत्र तो उसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन असल में यदि आप याचिकाओं की व्यापकता देखें तो हाई कोर्ट को याचिका जारी करने के मामले में अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है साथियों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट याचिकाएं जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसे यह शक्ति अनुच्छेद 32 से प्राप्त होती है और अनुच्छेद 32 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो वहां तो याचिका जारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है और उसके लिए ही मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वो मूल अधिकार के लिए तो किसको याचिका जारी करनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं। आर्टिकल 226 मूल अधिकार में नहीं है तो हो सकता है आपको याचिका जारी करे या ना करे। हाई कोर्ट को तो मनमर्जी दी गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो याचिका जारी करनी ही पड़ेगी, बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर ही याचिकाएं जारी करता है, अन्य मामलों में याचिकाएं जारी नहीं करता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 निलंबित हो गया। यदि आपके मूल अधिकार है, यदि कहीं से गड़बड़ हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं हाई कोर्ट की अधिकारिता आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 226 हमारे मूल अधिकार में तो है नहीं, तो हाई कोर्ट याचिकाएं जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। याचिकाएं जारी कर सकता है लेकिन बाध्य नहीं है। तो मूल अधिकार के मामले में, याचिका जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को स्वतंत्रता दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाध्यता दी है। हाई कोर्ट मूल अधिकार में हनन के साथ साथ अन्य अधिकार में का हनन हो जाए तो भी याचिकाएं जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो बताइए, बताओ पावर ज्यादा हो गई या नहीं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 32 का तो निलंबन हो जाता है लेकिन आर्टिकल 226 का निलंबन नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट जवाब दे दे तो भी आप हाई कोर्ट में आकर याचिकाएं जारी करवा सकते हैं। तो बताइए, इन दो बिंदु में जहां राष्ट्रीय आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर देता है कि हम आपके मूल अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, वहां हाई कोर्ट कर सकता है ना, क्योंकि आर्टिकल 226 तो निलंबित नहीं होता, तो हाई कोर्ट पावरफुल होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करने के लिए बाध्य है, हाई कोर्ट को स्वतंत्र रखा है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 याचिकाएं जारी करता है, केवल मूल अधिकार पे ही करता है। हाई कोर्ट अन्य अधिकारों पर भी याचिकाएं जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट, या आरएएस मेंस का क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, स्पष्ट कीजिए। तो बताएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 33। तो अब आ गया आर्टिकल 33, 34, 35, है ना। देखो, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सीआईडी, इनको मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। पुलिस कहे हमारे मूल अधिकार है तो इनके ऊपर देखो जिम्मेदारियां बहुत है, सेना पे जिम्मेदारियां बहुत है ना, इंटेलिजेंस पे जिम्मेदारियां बहुत है, तो इनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 34, जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू होता है वहां मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अच्छा, सैन्य विधि कब लागू होगी, मतलब मिलिट्री का जो शासन है वो कब लागू होगा? आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कई बार सेना अतिक्रमण कर चुकी है संविधान पर। सेना ने
पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। मालदीव में ऐसा कई बार कर लिया गया है। तो ऐसा भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में तीनों सेनाओं का अलग अलग कमांडर है और उनका मेन सुप्रीम कमांडर है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ऐसे में भारत में संविधान इतना सशक्त और अच्छा बना हुआ है कि यहाँ पर सैन्य शासन जल्दी से नहीं आ सकता। हाँ, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो की बात है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू होता है उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। सपोज कीजिए किसी क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा अराजकता फैल गई है और वहां पर संवैधानिक स्वरूप में शासन चलाना संभव नहीं है, तो शासन को सामान्य लाने के लिए वहां सारा का सारा सेना के हवाले कर दिया और सेना ने उन लोगों को कंट्रोल कर दिया, टिका दिया, ठीक है। वहां मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। संविधान में सैन्य विधि की व्याख्या कहीं नहीं की गई है। अब आर्टिकल 35, मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद कर सकती है। संविधान में जहां मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान केवल यहीं पर है, आर्टिकल 35 में मूल अधिकारों में कटौती कौन कर सकती है? केवल संसद कर सकती है। क्लियर? जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान 35A में डाले थे। जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों के लिए ही है कि वो केवल स्थायी नागरिक ही वहां चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। जैसे हमारा मन करे हम राजस्थान से जाकर उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले नहीं खरीद सकते थे। इस 35A को अब खत्म कर दिया गया है। इस 35A को अब क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा 35A को, ये परिशिष्ट है, इसको समाप्त कर दिया। और साथ में आपको पता है धारा 370 में बहुत बड़े बड़े संशोधन कर दिए। कई लोग तो ये कहते हैं धारा 370 खत्म कर दी। अरे खत्म नहीं, संशोधन कर दिए। धारा 370 में तो ये लिखा है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो खत्म करने से तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मेन जो संशोधन करके और जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए और अब वहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन ले सकता है। उसे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जम्मू कश्मीर के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज 21 अगस्त है और कल 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधित विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पे विपक्ष ने हंगामा किया। मतलब अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधित विधेयक 2025 पेश किया गया है, जिसमें शायद जम्मू कश्मीर में कुछ और भी बदलाव होने वाले हैं। वो विधेयक पेश किया, विपक्ष ने हंगामा किया है और उस हंगामे के बाद में इस विधेयक को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, क्योंकि कोई भी विधेयक पेश होता है तो संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाता है, जिसको कहते हैं जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये किसी विशेष मामले पर गठित की जाती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विशेष मामले पर गठित की जाती है और यहां संयुक्त संसदीय समिति को यह विधेयक भेज दिया गया है। और एक विधेयक और भेजा गया है, केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ये दोनों विधेयक एक साथ में संयुक्त संसदीय समिति को कल 20 अगस्त को भेजे हैं और ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये करंट की बात है जो मैंने आज साथ में जोड़ दी है। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है और संविधान संशोधन यदि हो गया ये, तो शायद तक ये 107वां संविधान संशोधन बनना चाहिए। और शायद क्यों लगा दिया, कल को ये पारित ही ना हो, अभी लंबित पड़ा रहे, उससे पहले को नया संविधान संशोधन पेश हो जाए और फटाफट एक रातों रात ही वो पारित हो जाए, तो 107वां नंबर इसका ना आके दूसरे का भी आ सकता है ना। तो ऐसे करके ये नया संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया गया है। ये पारित हो सकता है, हो जाएगा तो ये नया संविधान संशोधन होगा। देखो विधेयक लाते हैं वो तो हम लाते हैं, अर्जी लाना
अब हमने कहीं पे एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन तो 500 दे दी, है ना, और उसमें आगे चल के जो प्रोसेस में ली, जिन पे कार्य हुआ वो थी मान लो 500 में से 50 ही। तो संविधान संशोधन विधेयक तो आए हैं 130, लेकिन संविधान संशोधन कितने हुए हैं? 106 ही हुए हैं। अब देखिए इसके अलावा कल एक और बड़ी घटना हुई है कि अग्नि 5, चलिए जब बात चल रही है तो हम बता देते हैं आपको। कल एक घटना और हुई है, अग्नि 5। अब आप कहेंगे सर ये बीच में क्या करने लगे? अरे भाई क्या होता है, बीच बीच में छोटी छोटी बातें दिमाग में रह जाती है तो परीक्षा में फायदा मिलता है। अग्नि 5 जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कहेंगे अंतर महाद्वीपीय, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से। जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। यह भी भारत की रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि कल 20 अगस्त की रही है। साथियों ये छोटी मोटी बातें भी आपको साथ में ध्यान में, मेरे दिमाग में आ गई तो बता देनी चाहिए, कब की बात सुनी हुई कहां अटक जाए और पेपर में काम आ जाए, फायदा हो जाता है। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ भी 35A में पहले यही था कि वहां के निवासियों को ही मिलेगा। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 35A को जोड़ा गया था। अब इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए फटाफट बता रहा हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस अनुच्छेद को चुनौती क्या दी गई है, ये खत्म ही हो चुका है। मूल अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं 15, 16, 19 और 30, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए लागू है। कौन से मूल अधिकार? अभी RS मेन प्री 2024 में ये प्रश्न आया था, कौन से मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं? 15, 16, 19, 20, 19 और 30, ये मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं। अन्य मूल अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। से सभी मूल अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता राष्ट्रपति शासन, एक होता राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 358 को देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही आर्टिकल 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। कब? जब युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो तब। ठीक है। अन्य मूल अधिकारों के लिए राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ती है। पहले तो यह था, अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ये आपको 1978 है, ये यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा। मतलब हमारे देश में यदि अंदर ही अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो आर्टिकल 19 का निलंबन फिर भी नहीं होगा। पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होगा। 359 में कहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आदेश जारी करना पड़ेगा। तो ये सब आपने भारतीय संविधान में सारे मूल अधिकार पढ़े हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 और 21 इनका कभी भी निलंबन नहीं हो सकता, क्योंकि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आपको मिलेगा और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो आपकी हमेशा ही रहेगी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ऐसा कोई कानून बनाए जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है ना, तो उस कानून में राष्ट्रीय आपातकाल और मूल अधिकार के निलंबन का भी उल्लेख होना चाहिए। मान लो संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि जिससे कह दे आपके मूल अधिकार हम कम कर सकते हैं, तो वहां पर आपको यह बताना होगा कि यह मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में
क्या होगा, निलंबित होगा या नहीं होगा। अब देखो थोड़ा आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे CR कृष्ण अय्यर, जिनका PIL यानी जनहित याचिका में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, एकमात्र व्यक्ति है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के मेंबर रह चुके हैं। ये केरल में विधानसभा के सदस्य थे, ये केरल में मंत्री भी रह चुके हैं, तो व्यवस्थापिका का हिस्सा भी हो गए, कार्यपालिका के भी हो गए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, तो न्यायपालिका के भी हिस्सा हो गए। तो आपको बता दें, CR कृष्ण अय्यर एक ऐसे महानुभाव है जो जनहित याचिका के अंदर भी लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के सदस्य रह चुके हैं। और बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, जिसमें बेगम हुस्न आरा की तरफ से इनकी वकील थी कपिला हिंगोरानी, इन्होंने कहा था कि सुनवाई का अधिकार मूल अधिकार है, सुनवाई का अधिकार मूल अधिकार है, और आर्टिकल 21 का ही भाग है। यहीं से जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत हुई थी, इसलिए कपिला हिंगोरानी को लोकहितवाद की जननी कहा जाता है। साथियों, इसी के साथ हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार आज समाप्त हुए। बहुत ही डिटेल से, बहुत बढ़िया तरीके से कम 10-12 घंटे की क्लास के जरिए हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, जिसमें मैंने अपनी PDF फाइल से पढ़ाए हैं। यदि यही मौलिक अधिकार मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ाता तो शायद ये काम 25 घंटे में भी नहीं होता। तो आपको तैयारी करनी है, सिर्फ वीडियो ही थोड़ी देखने हैं, है ना। तो रिवीजन का समय भी मिलना चाहिए। हाँ, धीरे पढ़ना है, तो आजकल आपको पता है कि सब ऐप के अंदर स्पीड कम करने का भी है, स्पीड बढ़ाने का भी है, सारे ऑप्शन है ना। लेकिन एक निश्चित समय में आपका एक पार्ट बहुत अच्छे से पूरा होना बहुत जरूरी है। आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले पार्ट की शुरुआत करेंगे कल।